Assalamualaikum. I'm Mohammad Mazhar Shahid, and today we will be having a lecture on the Zekman framework. हमारे पास Zekman framework जो है बड़ा वाइडली यूज होता है एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से कम्प्लेक्स सिस्टम्स को डिज़ाइन करना है। इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि आप डॉक्यूमेंट करें और आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो है ना उनको प्रॉपरली अलाइन कर सकें विद आईटी आर्किटेक्चर। जिससे आपके पास आगे जाके हम कोबिट पढ़ेंगे तो वो भी इसी तरह से आपको साथ में जो आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या आपके जो बिजनेस गोल्स हैं उनको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैचअप करवाता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1987 का डिजाइन है ये वाला। ये एक मैट्रिक्स बनी हुई है। मैट्रिक्स के अंदर आपके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं ऑब्वियसली मैट्रिक्स में। तो उस पर डिफरेंट चीजें वहाँ पे मेंशन की हुई हैं। जैसे रोज अगर आप देखें तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेक होल्डर या व्यूज ऑफ द सिस्टम जो है वो उनको रिप्रेजेंट करती हैं। देन जब आप कॉलम्स को देखते हैं तो कॉलम्स आपके पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ और एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम्स जिस तरह के किस तरह से काम हो रहा है, कैसे व्हाट डब्ल्यू एच फैमिली जो होती है आपके पास, वो सारी इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आगे मैंने इसकी पिक्चर भी एडअप की हुई है उसमें। इसको अगर आप देखें ना तो इसमें कंप्लीट एक डिटेल है उसकी सारी। अब इसमें आपके पास फंक्शंस अगर आप देखें, एस्पेक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम, व्हाट आपके पास डाटा लिखा हुआ है, हाउ के आगे फंक्शन लिखा हुआ है, वेयर लोकेशन, ये सारे। जिस तरह व्हाट डाटा मींस डिस्क्राइब सिस्टम्स डाटा इन द एंटिटीज, जो सिस्टम अंडर डिस्कशन है उसका डाटा कौन सा है। और ये इस साइड पर अगर आप देखें, कॉलम वाली साइड, सॉरी रो वाली साइड पे स्कोप में, तो कंटेक्चुअल और प्लानर। अब ये जो भी इंटरसेक्शन होगा इन इन कॉलम्स और रोज का, वो एक स्पेसिफिक मीनिंग आपको देगा यहाँ पे। जैसे फर्स्ट अगर आप देखें तो व्हाट है मीन्स डाटा, कौन सा डाटा, डिस्क्राइब द सिस्टम डाटा इन द एंटिटीज की, जो सिस्टम अंडर डिस्कशन है उसका क्या डाटा है, क्या एंटिटीज वहां पे हैं। और उसके बाद हाउ का फंक्शन है, डिस्क्राइब द प्रोसेसेस और द फंक्शंस दैट मैनिपुलेट द डाटा। अगर डाटा के ऊपर कोई ऑपरेशन होना है तो वो किस तरह से होना है, किस प्रोसेस में करना है। फिर वेयर है आगे, वेयर डिस्क्राइब कर रहा है आपके पास फिजिकल लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम। आप इसका पूरा कॉलम भी पढ़ेंगे तो मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें आपको नजर आएंगी इसमें। देन हु, ऑब्वियसली पीपल जो कि काम कर रहे हैं। डिस्क्राइब द पीपल, उनके रोल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम्स। ये सारी चीजें जो है हु में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये आपके पास कोई भी एक चीज है वो ऑपरेट होनी है, वो समहाउ किसी न किसी जगह से किसी न किसी वजह से साथ में ऑपरेट होनी है। तो ये उसलिए उसमें करता है। फिर आगे व्हेन लिखा हुआ है कि व्हेन एक स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है तो आगे टाइम मेंशन किया हुआ है। डिस्क्राइब द टाइमिंग एस्पेक्ट इंक्लूडिंग इवेंट शेड्यूल्स फ्लोज ईच एंड एवरीथिंग। वाई फिर मोटिवेशन के, अगर आप ये काम कर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने एक सिस्टम बनाना है, तो प्रीवियस सिस्टम को प्लानर में फर्स्ट पे अगर मैं देखूँ स्कोप में देखेगा यार इसमें क्या काम आपने करना है, प्रीवियसली क्या काम हुआ हुआ था, जो सिस्टम आप लेने जा रहे हो लास्ट में अगर मैं देखूं इसको, वाई को, स्कोप को और वाई को, अगर मैं इसके इंटरसेक्शन हूँ तो मुझे कंप्लीट एक पिक्चर दे देगा कि जो चीज आप बनाने जा रहे हैं, जो चीज आप प्लान करने जा रहे हैं, वो वाई क्यों जरूरी है, वो मोटिवेशन उसमें आपकी क्या है, रीजंस फॉर द सिस्टम्स क्या है। बिजनेस गोल जो हैं वो इसके साथ अलाइन होते हैं, बिजनेस गोल इस चीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये इस तरह से ये चीजें हमें ये एक्सप्लेन करता है। अब अगर इसी तरह मैं रोज में आ जाता हूँ, जैसे पहले कि मैंने बताया प्लानर लिखा हुआ उसके ऊपर, तो ये हायर लेवल वीएन और अब्स्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव होता है एक चीज का कि क्या होने जा रहा है। लिस्ट ऑफ द थिंग्स इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस। आपके पास प्लानर में फर्स्ट में आए हम क्या डिस्कस कर रहे हो, प्लानर के अंदर भी लिस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। आगे देखेंगे हाउ, लिस्ट ऑफ द प्रोसेसेस, जो चीजें पड़ी हुई हैं उनमें कौन से प्रोसेसेस आपके पास आने हैं। फिर आगे वेयर, किधर पड़ी हुई है, लोकेशंस कौन सी हैं, वो कौन यूज कर रहा है, किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, व्हेन कब कब यूटिलाइजेशन होती है, क्या क्या उसके साइकिल्स हैं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। फिर प्लानिंग में ही आगे वाई भी लिखा हुआ, लिस्ट ऑफ बिजनेस गोल्स एंड स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं जिनके थ्रू ये आप करेंगे, सारा इसमें आ जाता है। रूट टू में अगर देखो तो बिजनेस ऑनर लिखा हुआ है। सिमेंटिक मॉडल्स होते हैं आपके पास, वो किस तरह से हैं कि बिजनेस प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव क्या है और द ऑनर्स जो है उसके उसका व्यू क्या है ऑफ द सिस्टम। थर्ड पे देखें तो आपके पास रो में लिखा हुआ है डिजाइनर। तो डिजाइनर में आपके पास द सिस्टम डिजाइनर्स पर्सपेक्टिव क्या है, डिटेलिंग हाउ द सिस्टम शुड बी बिल्ट।
अब जब डिजाइन करते हैं ना, लॉजिकल, मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिकल डिजाइन की बात कर रहे होते हैं आप, उसकी सारी जो डायग्राम्स वगैरह होती हैं, चीजें होती हैं, आर्किटेक्चर होता है, उसको डिस्कस करते हैं किस तरह से चलेगा। उसमें जो प्रोसेस स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे होंगे आपके पास, कब कब यूज होगा, सारे ऊपर वाले फंक्शंस जो होंगे इसके साथ अलाइन होंगे साथ में। अगर इसे एक स्टेप नीचे आते हैं हम लोग, रो 4 में देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास ये इम्प्लीमेंटर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये अब देखने वाली चीज आपके पास, इसको बिल्डर भी हम कहते हैं। जो टेक्नोलॉजिकल मॉडल होता है, क्योंकि जब भी कभी डिजाइन की बात आप करते हैं तो डिजाइन में तो सिंपली वो चीज बन जाती है। डिजाइन में आपने डायग्राम्स बनाई या आपने डिजाइन बनाया, एक आपने ब्लूप्रिंट बना लिया कि वो चीज किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह बनेगी, टेक्नोलॉजीज को आप चूज कर चुके हो। अब जो एक्चुअल डिजाइन की आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो इस इम्प्लीमेंटिंग फेज में होनी है, इम्प्लीमेंटर इसको हम कहते हैं। इसी के अंदर हम लोग इसको बिल्डर भी कह देते हैं समटाइम। तो इसमें भी इसी तरह फिजिकल डाटा मॉडल कौन सा यूज होना है आपके पास, सिस्टम डिजाइन किस तरह करे उसको, हाउ सिस्टम शुड बी डिजाइंड, ठीक है, वेयर टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर शुड बी प्लेस्ड, हु विल यूज दीज थिंग्स, ठीक है, प्रेजेंटेशंस है, आर्किटेक्चर्स हैं, क्या चीजें हैं, व्हेन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से ऑपरेट होगा, वाई रूल डिजाइन है इसके लिए कोई, किस तरह से आप लोग चीजों को लेके चल रहे हो, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। देन नीचे अगर आप देखो रो 5 में, तो सब कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे सब कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है, द परस्पेक्टिव फ्रॉम द perspective of सब components of थर्ड पार्टी contractors। ऑब्वियसली जब कोई एक सिस्टम बिल्ड हो रहा होता है तो उसके साथ कुछ सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सब पार्टिकल्स होते हैं, कोई कंट्रैक्टर्स होते हैं, कुछ थर्ड पार्टीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। उनके साथ आपके पास क्या चीज, जिसका मेटा डेटा हमारे पास होता है, डेटा डेफिनेशन अगर आप देखते हैं जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, डेटा डेफिनेशन क्या है इसमें आपके पास, ठीक है, प्रोग्राम किस तरह से उसको ऑपरेट हो रहा है, हाउ थ्रू सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम, वेयर क्या नेटवर्क आर्किटेक्चर के थ्रू करेंगे हम उसको, हु कौन करेगा, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस चीज को देखेगा ना, तो व्हेन टाइमिंग डेफिनेशन हम लोग देंगे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, वाई मोटिवेशन क्या है, ये भी रूल डेफिनेशन है कोई जो पहले से हुई भी होगी, आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे होंगे। तो ये इन सारी चीजों को ये चीज देखती है। लास्ट में अगर आप प्रो 6 देखो ना, फंक्शनिंग एंटरप्राइज यहाँ पे लिखा हुआ है, फंक्शनिंग सिस्टम भी होता है, फंक्शनिंग एंटरप्राइज भी होता है। द ऑपरेशनल सिस्टम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, जब आपके पास ऑपरेशनल सिस्टम आ गया, आपने उसको, एक सिस्टम था उसको आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, अब उसकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं, अब वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, वो किस तरह से चल रहा है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसमें आपको देखें ना, सिंपल लिखा हुआ है, डाटा फंक्शंस नेटवर्क्स, और इसको अगर आप ऊपर लेके जाते जाओ यहाँ से तो देखो ये कम्प्लेक्स होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल रो 6 में डाटा है, ऊपर डाटा डेफिनेशन है, फिजिकल डाटा मॉडल है, लॉजिकल डाटा मॉडल है, सिमेंटिक मॉडल्स है, फिर जाके लिस्ट ऑफ थिंग्स, इम्प्लीमेंटेशन टू द बिजनेस। फर्स्ट वाले को अगर आप थोड़ा सा देखें, वो जरा एक सिंपल बेस लाइन है, उसके अलावा सारी चीजें इसकी सिमेट्री बनती होती है। तो इसी में हम कहते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन and details view of the system from a specific perspective. For instance, the intersection of what and how at row 3, that is designer, would describe the system's data and its functional processes from the designer perspective. वो क्योंकि डिजाइनर के परस्पेक्टिव तो उसके अकॉर्डिंग बताएगा कि किस तरह से चीज होने जा रही है आपके पास। ठीक है, अब ये इसका जो यूटिलाइजेशन है, ये यूटिलाइजेशन भी इसकी अगर आप देखें ना, तो ये भी एक बड़े, जिसको आप कहते हो कि इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट है इसका, कि इसको यूटिलाइज कहाँ पे करना है, किस तरह करना है। नंबर वन, एक तो ये हमें एक बड़ा क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इट ऑर्गेनाइजेज complex systems elements into a clear understandable format। आपको पता है जब भी कोई चीज बिल्ड हो रही होती है या आपको उसको कोई चीज चाहिए होती है, तो उसमें आपको स्पेसिफिक ये चीज रिक्वायर्ड होती है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उसके जो ड्यूटीज हैं या उसका जो स्कोप है वो क्लियरली डिफाइन हो, तो ये एक क्लियर स्ट्रक्चर डिफाइन करता है आपको। सेकेंडली, ये अलाइन करता है स्टेक होल्डर्स को। It helps in aligning the views of various stakeholders such as business managers हैं, system architects हैं, developers हैं, operators हैं, ये सारे इसमें align करता है इनके interest को, इनके goals को, views को maximum जितना हो सकता होता है। Facilitate communication, the framework fosters better communication among the team members by offering common language to describe the system। अब जब भी आप सिस्टम को बिल्ड करते हो तो सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजीज होता है। तो क्योंकि एक सिस्टम है तो डेफिनेटली जिस तरह बिल्ड किया गया वो एक नॉर्मल या कॉमन कम्युनिकेशन
चैनल को यूज करता है ताकि जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो सके। Ensure comprehensive design by addressing every viewpoint from high-level business goals to technical implementation. It ensures that all the necessary aspects of the system are thoroughly considered. Complete हर, क्योंकि इसको हमने प्रीवियसली देखा, बड़े ग्रैनुलर लेवल के ऊपर हमने इसको बिल्ड किया हुआ है। हर हर अलग अलग चीज को डिस्कस करता है, डायग्राम की जो मैट्रिक्स है, तो वो ये बिल्कुल थॉरली चीजों को डिस्कस करता है। Support decision making, help architects and designers to make informed decisions by considering multiple perspectives, which leads to more effective solutions. ये आपके पास कंप्लीट जितने solutions होते हैं, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो एट द स्पॉट, आप चीज़ों को देख रहे होते हो, आपके पास सारा पेपर वर्क होता है, आउटलाइन होती है, आपके पास एक बेस लाइन डिफाइंड होती है, तो आपके पास बेटर जो कंसिडरेशन है इसकी होती हैं और आप अच्छा वहाँ पे ले सकते हो। तो इसमें आपके पास कंप्लीट हम जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते होते हैं, मैट्रिक्स को कंप्लीट करके। ये अभी तक जितना हमने डिस्कस किया, ये एक मेजर डिटेल है जैकमेन फ्रेमवर्क। तो आप इसके बाद ITAL भी पढ़ेंगे, कॉबिट भी पढ़ेंगे। ये सारे फ्रेमवर्क एक ही चीज़ के अराउंड घूमते हैं कि आपको किस तरह से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के गोल्स को, टेक्नोलॉजी के गोल्स को अलाइन किया जा सकता है। आगे अगर आप इसको देखें तो ये किस तरह से यूज हो रहा है आपके पास, ठीक है। क्रिएट अ डिटेल मैट्रिक्स, बिगिन बाय क्रिएटिंग जैकमैन मैट्रिक्स विद अप्रोप्रिएट पर्सपेक्टिव, जो जो आपके पास हैं गोल हर किसी के। पॉपुलेट ईच सेल, फॉर ईच सेल डिफाइन द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द अप्रोप्रिएट व्यू पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, रो टू ऑनर कॉलम व्हाट माइट डिस्क्राइब द की बिजनेस डाटा एंटिटीज। अब देखें ना, जब किसी भी बिजनेस के लिए आप इसको डिफाइन करने जाओगे तो हो सकता है उसमें कुछ माइनर डिटेल्स जो है, माइनर डिटेल वो चेंज होती हो आपके बिजनेस में। फर्स्ट पॉइंट जो था वो कुछ डिफरेंट था, किसी ने प्रॉपरली डाटा की एंट्री करनी थी, किसी ने प्रॉपरली डाटा की मैनिपुलेशन से काम शुरू करना था। कुछ कॉन्टेक्चुअल चीजें रिमूव हो जाती हैं, कुछ कॉन्टेक्चुअल चीजें समटाइम ऐड हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें इसको देखते हुए आप लोग पॉपुलेट करते हो ईच सेल्स को। आगे, मेंटेन कंसिस्टेंसी, ensure that each perspective is aligned and consistent with others। जितने भी आप लोग पर्सपेक्टिव्स बिल्ड कर रहे हो, वो उसमें कोई आइसोलेटेड वन नहीं होना चाहिए। वो कोई ऐसा सेपरेट पर्सपेक्टिव आप बिल्डिंग करो जो कि बाकियों के साथ अलाइन ना हो पाए, फिर इस फ्रेमवर्क का पर्पस खत्म हो जाता है। यूज फ्रेमवर्क आइटरेटिवली, देखें जब भी कभी फ्रेमवर्क किसी को हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं, ये पॉसिबिलिटीज हमेशा होती हैं कि आप ये नहीं कह सकते होता कि एक दफा अगर मैंने इसको गो थ्रू कर लिया, फ्रॉम ऑल द स्टेप्स बेसलाइन मैंने कवर कर लिए, तो नाउ वी आर परफेक्टली फाइन एट सम स्पॉट। ऐसा नहीं है, हम हमेशा आइटरेटिवली अप्लाई करते हैं। समटाइम ये होता है कि ओवर टाइम हम रिफाइन करते जाते हैं चीज़ों को, कुछ मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि फ्रेमवर्क्स के अंदर पीपल, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और इन सब का एट द सेम टाइम प्रॉपरली वर्क करना एक बड़ा थोड़ी सी रेशियो होती है जहाँ पे सारी चीज़ें आइडियल होती हैं। तो समटाइम पीपल जो है प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, ज़्यादा बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है एक आधा पर्सन का, कोई टूल है, कोई टेक्निक्स है, कोई एक्सपायर्ड लाइसेंस है आपके पास, कोई फिजिकल हार्डवेयर नहीं चल रहा। तो इसलिए हम इसको आइटरेटिव वे में लेके जाते हैं कि मैक्सिमाइज करें चीज़ों को, ताकि जो जितना मिनिमल आपके पास एरर है वो रह सके इसमें। एरर ऑब्वियसली होता है, देयर इज नो आइडियल मशीन इन द वर्ल्ड, मैक्सिमम वी कैन अटेन 99.9 एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो उस वजह से हम ये इसको आइटरेटिवली यूज करते हैं। मैप इट, नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, नंबर 5 पॉइंट, map it to enterprise architecture tool. Often organization will integrate the framework with other tool methodologies used in enterprise architecture. Sometimes they will purchase something, sometimes they will have their own ERP। तो उसके साथ आप इंटीग्रेट करोगे इस चीज को कि ये प्रॉपरली वर्क करे इसमें। ये डिपेंड करता है ना किसके ऊपर है, आपने पहले क्या सिस्टम लिया हुआ है, किस तरह से आप लोग चला रहे हैं इस चीज को। एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, अगर आप देखें तो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है। इट इज वायरली यूज टू मॉडल आर्किटेक्चर ऑफ एंटरप्राइज, हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग, वो जिसमें थे सारी चीजें सबको करता है ये सपोर्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बड़ा है, टेस्टिंग में बहुत है, आईटी गवर्नेंस में आपको बड़ी चीजें प्रोवाइड करता है, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अलाइन आईटी स्ट्रेटजीज विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इट कैन बी यूज टू इंश्योर दैट द ऑल द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट आर प्लान्ड एंड अकाउंट फॉर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर। जितने स्टेक होल्डर्स आपके पास एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको मैनेज इसने करना होता है। फिर इसके बाद आपके पास होता है बिजनेस प्रोसेस मॉडल्स होते हैं कुछ आपके पास, फ्रेमवर्क्स हैं, कैन बी यूज टू कैप्चर द मॉडल बिजनेस प्रोसेसेस, डिफाइन द रोल्स, एक्टिविटीज एंड नेसेसरी डाटा फ्लोज।
आपके पास जितने भी प्रोसेस मॉडल्स आएंगे आगे, इसको भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे, वो उसको प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं चीज़ों को। तो ये आपके पास इसकी बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जैकमैन फ्रेमवर्क की। अब इसमें अगर आगे इसको देखें तो ये हमारे पास जो मेजर चीज है वो ये है, क्योंकि हमारा है यहाँ पे सिक्योर सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें जैकमैन को आप किस तरह से कर रहे हो, तो ये आप लोगों की मेजर डोमेन की चीज है। ऑल दो के प्रीवियस जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी जरूरी हैं। हम लोग जो मेजर डाटा को देख रहे होते हैं उसमें जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं या स्टेक होल्डर्स को हमने अलाइन किया है, वो सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन मेजर जब आप जाते हो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैकमैन फ्रेमवर्क है क्या, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे करते हैं, इसके गोल्स क्या हैं, इसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, इसकी रोज का मतलब क्या है, कॉलम्स का मतलब क्या है। जब ये चीजें पता होंगी तो अभी जो प्रीवियस मैं बात कर रहा था कि किसी बिजनेस पे, किसी इंटरप्राइज पे थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, तो जब वो चीजें डिफरेंट होंगी तब आप ये अपने प्रोस्पेक्ट से देखोगे सिक्योर सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट के। जैसे इधर अगर मैं देखूँ फॉर एग्जाम्पल, सिक्योरिटी कंसिडरेशन इन ईच कॉलम्स में जाता हूँ तो व्हाट डेटा इंश्योर प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक्स आपने लगाई हुई है। इंक्रिप्शन आपके पास है, आर एस ए एस है, डी एस, थ्री डी एस, वट एवर आप उसमें यूज करना चाहते हो आपके पास प्रॉपर इन प्लेस है। एक्सेस कंट्रोल्स हैं सेंसिटिव डाटा के लिए, वो आपने प्रॉपरली लगाए हैं। ठीक है। डिफाइन हाउ डाटा शुड बी सिक्योरली स्टोर्ड। जब डाटा स्टोर होता है तो यार वो प्लेन में सेव हो रहा है, वो हैश रो के सेव हो रहा है, वो सॉल्टेड हैश सेव हो रहा है, किस तरह हो रहा है। जब एक्सेस हो रहा है तो एक्सेस किस तरह से हो रहा है, वो लोकल लेवल पे एक्सेस हो रहा है, वो क्लाइंट के एंड पे एक्सेस हो रहा है, वो डाटा लोकल रिपोजिटरी में पहले सेव होता है या वो डायरेक्टली क्लाउड से आता है। ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। जब हाउ में आओगे तो ये इंश्योर करता है सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस, जो आपको अभी प्रीवियसली अवेस्ट की सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस करवाई गई हैं, उन्हीं में से ये भी आ जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन है, उसके लिए क्या करना है हमने, डेफिनेटली जो इनपुट वैलिडेशन है उस चीज को देखना है। बफर ओवरफ्लोज के लिए क्या करना है, क्रॉस स्क्रिप्टिंग के जो सॉल्यूशंस है उनके लिए क्लाइंट साइड की जो हमने हार्डनिंग करनी है वो किस तरह करनी है। फिर ऑथेंटिकेशन हैं, ऑथराइजेशन मैकेनिज्म हैं, उनको किस तरह से मैनेज करना है। फोकस आगे आए हैं यहाँ पे, अगर वेयर नेटवर्क पे, तो फोकस ऑन सिक्योरिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन सच एज एसएसएल है, टीएलएस फॉर एनक्रिप्टेड ट्रैफिक। जो उस टाइम बेस्ट सूटेबल ऑप्शन आपको लगेगा आपने उसको यूटिलाइज करना है। हु में देखें पीपल, तो हमारे पास सिक्योरिटी में एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि जब भी कभी आपको पीपल या किसी रोल के लिए किसी एम्प्लॉय का हायर कर रहे होते हो तो आप उसको प्रॉपरली पहले थॉरो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हो, देन उसको हायर करते हो। जब हायर करते हो तो एट फर्स्ट उसको लीस्ट प्रिविलेजेस देते हो, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस के सबसे कम से कम जो प्रिविलेजेस हैं उसको बाय डिफॉल्ट दी जाए। आफ्टर सीइंग द प्रोग्रेस आप उसको एनहेंस कर सकते हो, बट ऐसे नहीं आप कह सकते। देन डिफाइन यूजर ऑथेंटिकेशन सच एज एमएफए लगाना आपने, अनऑथराइज एक्सेस के लिए आपने बायोमेट्रिक लगाना है, क्या करना उसके लिए। वैन को देखो तो फोकस ऑन ऑडिट लॉगिंग एंड इवेंट ट्रैकिंग टू इंश्योर दैट सिक्योरिटी इंसिडेंट कैन बी डिटेक्टेड, ट्रेस भी हो सकते हैं। आपके पास लॉग्स होते हैं। डिफाइन रिस्पॉन्स टाइम फॉर द सिक्योरिटी इंसिडेंट हैंडलिंग, पैच मैनेजमेंट, स्पेसिफिक टाइम हो, जिससे आपके पास अगर कोई ब्रूट फोर्स आ रहा है तो उसको कितने अटेम्प्ट्स के बाद रोक देना है। वाई मोटिवेशन अलाइन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। अब ये आपने एक बड़ी मशहूर कोट पढ़ी हुई है, इफ यू स्पेंड मोर ऑन योर कॉफी देन योर साइबर सिक्योरिटी या देन सिक्योरिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन देन यू डिजर्व टू बी हैक्ड। ये उसी को, जो वाई की मोटिवेशन है, ये उसी को करती है, उसी को ये यानी कहते हो कि आप इसको इस तरह डिफाइन कर लो कि बता रही होती है कि आपकी मोटिवेशन उस टाइम क्या थी। तो इसलिए हम लोग इसको कह रहे होते हैं कि आपके पास जब भी कभी सिक्योरिटी कोई होती है तो आप उसको ये चीज लाजमी से देख रहे होते हो कि आपकी जो सिक्योरिटी गोल्स हैं वो आपके बिजनेस गोल्स के साथ मैच हो रहे हैं। उनका जो बजट है वो आप स्पेसिफिक देख रहे होते हो कि आपने अपने बिजनेस गोल्स में से ही बजट निकालना होता है। आप सिक्योरिटी पे जो पैसे लगाओगे तो वो भी प्रॉपरली चीज़ों को मैच किया जा सकता हो। ठीक है, ये इसके मेजर जो आप देख सकते हो चीज़ें। अगर आप इसको नेक्स्ट रो पे आते हो, रो पे लिखा हुआ हमारे पास कि प्लानर क्या है। रो वन पे फोकस ऑन अलाइनिंग सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स। फोकस ऑन अलाइनिंग सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव with the organization's strategic goals, understanding high-level security concerns such as ensuring compliance with the GDPR or HIPAA. Row to honor. The honor perspective will define the key data, which must be secured and identify possible threats. अब जो भी ऑनर की perspective है,
वो डिफाइन करेगी कि बिजनेस डाटा कौन सा है, किसको आपने ज्यादा सिक्योर कंसीडर करना है, किसको क्या करना है। डिफाइन एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज एंड कंप्लायंस सिक्योरिटी फ्रॉम द बिजनेस स्टैंड पॉइंट। एक्सेस कंट्रोल की पॉलिसीज क्या होंगी चीजें, क्योंकि ऑनर डिसाइड कर रहा है ना बेसिकली चीजों को, इसलिए उसने मेंशन किया हुआ। रो 3 में डिजाइनर सिस्टम डिजाइनर्स पर्सपेक्टिव विल इन्वॉल्व डिजाइनिंग सिक्योरिटी फीचर्स सच एज इंक्रिप्शन मैकेनिज्म्स कौन से हैं आपके पास, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस कौन सी यूज कर रहे हैं आप लोग। बिल्डर में अगर आओ तो उसमें आप देखेंगे आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल सच है फायर वॉल्स इंट्रूजन। अब क्योंकि जितनी भी चीज आप डिजाइन करके आ रहे हो और जितने डिटेक्शन के मैकेनिज्म आप डिसाइड करके आ रहे हो, वो सारे इम्प्लीमेंट इधर होंगे। तो ये एक सिनेरियो बन जाता है इसमें। इसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर्स में लिखा हुआ है फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर्स और थर्ड पार्टी इंश्योर ऑल एक्सटर्नल कंपोनेंट्स एडहियर टू same security standards and provide secure interface to the primary system। जितने भी आपके पास हैं सारे एक ही फ्रेमवर्क को प्रॉपरली जो है वो उस पे एग्री हो, उसी को एडहिट करें, उसी पर ही ये सारा सिस्टम चले। फिर फंक्शनिंग इंटरप्राइज है, द ऑपरेशन सिस्टम मस्ट मेंटेन सिक्योरिटी थ्रू ऑन गोइंग मॉनिटरिंग। जो पैच मैनेजमेंट होती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होते हैं, रेगुलर आपके पास चीजें जो हैं वो प्रॉपरली चलनी चाहिए। अब ये आपके पास एक मेजर सारा इसका है जो कि चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो अगर इसमें फर्दर थोड़ा सा इसको डीप डाउन जाते हैं तो आपको फर्दर 8 मेजर जो कोर स्टेप्स हैं वो आ जाते हैं इसमें, जिसमें आपके पास गवर्नेंस है। नंबर 1, गवर्नेंस बताती है स्टैब्लिश ओवर आर्चिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज। फॉर्मल रूल्स कौन से होंगे, स्टैंडर्ड्स कौन से फॉलो होंगे, गाइडलाइंस कौन सी होंगी। इंश्योर कंप्लायंस विद इंडस्ट्री रेगुलेशंस। जो इंडस्ट्री जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसकी रेगुलेशंस हैं वो किस तरह से हैं, क्या आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। फिर definition governance is the process of defining and enforcing rules to ensure consistency, alignment with security objectives। अब ये गवर्नेंस जो बेसिकली ये डिफाइन किसी भी तरह से आप कर सकते हैं इसको। हमारे लिए क्योंकि सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको कह रहे हैं जिसके लिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव होंगे वो क्या, इट्स अ वे टू अटेन टू अचीव द प्रॉपर बिजनेस गोल्स थ्रू प्रॉपर पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट। तो हमारे पास क्योंकि सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं तो हमने इसके लिए लिहाज से इसको डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है, डिफाइन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, आइडेंटिफाई करनी है आपने, थ्रेट्स कौन कौन सी हैं, थ्रेट मॉडलिंग करनी है यहाँ पे। फिर सिक्योर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर है, यूज सिक्योर आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स लाइक मॉड्यूलरिटी, डिवाइडिंग द सिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट्स जो होता है। फिर इनकैप्सुलेशन है, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा। आपके पास सेटर गेटर्स हम लोग ऊप में लगाते होते हैं, वो इसी में आ जाते हैं आपके पास। परफॉर्म इनपुट वैलिडेशन आपको पता है मेजर एसक्यूएल इंजेक्शंस को प्रिवेंट करवाती है। अप्लाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन, एचटीटीपीएस रिकमेंडेड होता है, एचटीटीपी रिकमेंडेड नहीं होता आपके पास। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस आपके पास कुछ स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के मॉड्यूल्स होते हैं, या आपके पास अवैस में कुछ चीजें डिफाइन की हुई होती हैं वो होती हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, अब टेस्टिंग और वैलिडेशन में जो मेजर चीज अगर आप देखते हैं तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है। सिमुलेटेड अटैक्स होते हैं जो कि सिक्योरिटी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर फर्स्ट टेस्टिंग आ जाती है जो कि इनपुट करती है रैंडम इनपुट डेटा, उसके अगेन देखती है कि सिस्टम इसको हैंडल किस तरह से करता है। डायनामिक टेस्टिंग है आपके पास, जिसमें सैस टेस्ट एंड डैश भी होती है, वो भी यूटिलाइज होती है इसमें। फिर हमारे पास डेवलपमेंट एंड रिलीज, ऑब्वियसली जब भी डेवलपमेंट एंड रिलीज की बात हम करते हैं उसमें एक चीज क्लियर रहती है हमारे पास, हमें बार बार जो है आइटरेटिव वे में इस चीज को करना पड़ता है। सिक्योर द इन्वायरमेंट थ्रू इन्वायरमेंट हार्डनिंग, रिड्यूस द सिस्टम अटैक सरफेस बाय डिसेबलिंग अनयूज्ड फीचर्स। जिस तरह आपके पास ऊप में होता है, या कभी भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें तो कुछ टाइम के बाद वो अपडेट हो रही होती है। जब वो अपडेट होती है तो उसी के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास मेथड था जो कि सारी लाइब्रेरीज को की नॉइज जो थी वो रिमूव करता था। अब कुछ अर्सा वो मेथड चला है, एबीसी नेम से वो था। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है तब उससे बेटर जो है वो एक मेथड आ गया, फॉर एग्जांपल दैट वाज डीईएफ। अब एबीसी भी अपनी जगह अवेलेबल है, डीईएफ भी अपनी जगह अवेलेबल है, बट पॉइंट इज दैट डीईएफ इज मोर इफेक्टिव। अब एबीसी क्यों खत्म कर रहे हैं हम लोग, उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज होंगी, कोई वीक पॉइंट्स होंगे, कोई उसकी एफिशिएंसी में फर्क आता होगा, तो इसको हम कहते हैं ऑब्सलीट मेथड्स। तो आपने देखना कि आप जो मेथड यूज कर रहे हो कोई ऑब्सलीट नहीं है इसमें। ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेवंथ पे आ जाता है। लॉग एनालिसिस हैं, आपको पता है जो लॉग्स हैं वो डिटेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स में हैं।
तो हमारे लिए एक बड़ा प्रॉपर एक वे होता है चीज़ों को डिटेक्ट करने का। फिर इम्प्लीमेंट इंट्रूडेंट डिटेक्शन सिस्टम टू मॉनिटर एंड अलर्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस अटैक्स, आईडीएस यही काम करता है। कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड एडिट द सिस्टम फॉर ऑनगोइंग थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सिक्योर डेवलपमेंट ट्रेनिंग, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी पॉलिसीज लगा लें, जितनी मर्जी चीजें आप इनको बता दें, जो मेजर चीज है उसमें वो ये है कि जब तक आपका जो पर्सन है वो वेल ट्रेन्ड नहीं होगा, वो प्रॉपरली चीजों को मैनेज नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग्स ये बहुत बहुत जरूरी है। अब जब इसको आप अप्लाई करते हो जैकमैन फ्रेमवर्क को, तो इसमें आपके पास मेजर देखो, फॉर एग्जांपल अगर डिजाइन फेज है, तो डिजाइन फेज में आपने थ्रेट मॉडलिंग से स्टार्ट करना होता है। इन कॉर्पोरेट प्रिंसिपल लाइक लीज प्रिविलेजेस वगैरह जो मैं डिस्कस करके आ रहा हूँ, इसमें ओपन ऑथेंटिक ऑथराइजेशन भी आपने लगानी होती है। ये क्या करती है? इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर मेथड फॉर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टू एक्सेस यूजर रिसोर्सेज विदाउट शेयरिंग पासवर्ड। पासवर्ड शेयर नहीं करता, जहां से प्रीवियसली हुआ मैं उधर से इसको अटैच कर देता। पर्पस, delegate access securely by using tokens जो होते हैं, reducing the risk of exposing sensitive credentials। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना कि आप किसी वेबसाइट पर जाएं वो thoroughly सिक्योर हो। अब तो जिस तरह ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ से फौरन 5-10 मिनट में भी समहाउ स्ट्रक्चरल वेबसाइट जो है 1 पेज की वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो उसमें कोई ऐसे सिक्योरिटी चीज तो इंटीग्रेटेड नहीं होती। तो अगर आपके गूगल का ही पासवर्ड था वही जाके उधर लगा रहे तो वो तो प्लेन में सेव है। अब डेवलपमेंट फेज में जब आप जाते हो तो आपके पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं, जैसे सोनार क्यूब है और ये वेरा कोड है। ये सारे क्या करते हैं? ये फॉलो सिक्योर कोडिंग गाइडलाइंस आपको करने चाहिए, सच एज अवॉइडिंग हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स। आप कभी भी प्लेन टेक्स्ट में हम लोग उसको अपने पासवर्ड को सेव नहीं करवाएं किसी भी जगह पे कोड में कि डायरेक्टली लिखा हुआ। जैसे वेरिएबल्स होते हैं ना, एक तो वेरिएबल्स में स्टोर करते हो, नहीं, अब वेरिएबल्स के आगे ही वैल्यू उसकी डिफाइन कर दो कि ये लो जो भी वैल्यू है यहाँ पे इनपुट लो, उसको फिर आउट करवाओ और उसको वहां पे सेव करवा दो। ये भी बैड कोडिंग प्रैक्टिस होती है ना। वैलिडेट ऑल इनपुट्स रिगोरसली, आपने जो भी इनपुट आपके पास आनी है आपने रिजेक्ट्स लगा के उसको प्रॉपरली वैलिडेट करना है। अगर आपकी जो इनपुट है वो वैलिडेट नहीं हो रही तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन सबसे वुलनरेबल है वो। सोनार क्यूब आगे मैंने ऐड किया हुआ है आपके पास कि सोनार क्यूब क्या होता है या किस तरह से वर्क करता है। इसके डैशबोर्ड अगर आप देखें तो ये प्रॉपरली बता रहा है कि आपके पास इतनी लाइन ऑफ कोड थी, इतने प्रोजेक्ट्स थे आपके पास, और इसमें इसने फिर 5 में डिवाइड की हुई चीजें। मेंटेनेबिलिटी के क्या स्टेटस है, रिलीजेबिलिटी की क्या है, रिलायबिलिटी की कितनी सिस्टम की, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज का क्या हिसाब किताब चल रहा है और सिक्योरिटी रिव्यूज कितने हो रहे हैं। और आगे फिर इन्हीं को तोड़ा हुआ इसने कि कितने पास कितने फेल हैं, रिलीजेबिलिटी के रिलायबिलिटी के कितने पास कितने फेल हैं, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज कितनी है, सिक्योरिटी रिव्यूज के बारे में क्या ख्याल है। ये सारी चीजें इसने सोनार क्यू में आती हैं। आप पढ़ा हुआ आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। फिर इसके बाकी डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं जिनको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। वेरा कोड भी इसी तरह डेस्ट में यूज होता है आपके पास प्लेटफॉर्म में, जो कि स्टैटिक एप्लीकेशन टेस्टिंग एंड डायनामिक एप्लीकेशन टेस्टिंग दोनों के लिए सिक्योरिटी इश्यूज को फाइंड करता है, आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन कस्टम कोड, और साथ ही में इसके जो है फिक्स भी कर देता है। इसमें ऑप्शंस होते हैं आपके पास। फर्दर भी मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मेजर इंट्रोडक्शन है, हमारे पास मेजर वर्किंग है जैकमैन की, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन है और इसके फर्दर चीजें हैं कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं। आगे फिर फर्दर इंशाल्लाह हम कॉबिट को करेंगे, आईटीआईएल को आगे फर्दर और करेंगे, और ये फ्रेमवर्क से मूव करते हुए आगे हम लोग डिफरेंट कोडिंग प्रैक्टिसेस, सिक्योर पैटर्न्स जो होते हैं उनकी तरफ जाएंगे इसको इंशाल्लाह।